JNV बागमारा और मैं हूँ शशिकांत पांडे। आज हम कक्षा 12 के हिंदी पाठ्यक्रम में शामिल की गई शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा का अध्ययन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कविता के बारे में, कविता में क्या मूलार्थ है उसको भी जानेंगे। साथ ही साथ हम यह भी कोशिश करेंगे कि इसमें से कौन सी परीक्षा उपयोगी, कौन सी चीज़ें परीक्षा उपयोगी हैं और छात्रों के लिए अच्छी हो सकती है, ताकि वो आने वाले परीक्षा में उनका जो प्रदर्शन रहे वह अच्छा रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कवि के बारे में। शमशेर बहादुर सिंह सौंदर्य के चितेरे कहा जाते हैं, और सौंदर्य भी कैसा, मानसिक सौंदर्य। इतने सौंदर्यवादी कवि होने के बाद भी जब हम इनका व्यक्तिगत जीवन देखते हैं तो वह बहुत त्रासद है, बहुत दुखमय है। बहुत सारे ऐसी बुरी घटनाएं इनके जीवन में हमें देखने को मिलती हैं। जब छोटे थे तो छोटी उम्र में ही माँ का स्वर्गवास हो गया, और जब शादी हुई 18 साल की उम्र में शादी हो गई थी कवि की, लेकिन वही 5-6 साल बाद उनकी पत्नी का भी शादी के 5 साल कभी निधन। तो कवि का जीवन एकाकी रहा, और उस एकाकीपन को भरने के लिए ही कवि ने चित्रकला और साहित्य का दामन थामा। तो मूल रूप से शमशेर बहादुर सिंह जो हैं वह चित्रकार थे, और जब वो साहित्य में आए तो वह अकेले नहीं आए, उनके साथ साथ चित्रकला भी होके आए। और जो चित्र शमशेर सिंह जब कभी किसी कैनवास पर बनाया करते रहे होंगे, वही चित्र साहित्य में उन्होंने शब्दों के माध्यम से पाठकों के मनोमस्तिष्क रूपी कैनवास पर बनाने की कोशिश की, और वह उसमें सफल भी रहे। प्रगतिशील त्रयी नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, ये ऐसे नाम हैं। जब हम प्रगतिशील त्रयी की बात करते हैं तो उसमें 3 आदमियों का नाम आता है, नागार्जुन, त्रिलोचन और शमशेर। उस त्रयी का एक आधार स्तंभ हमारे शमशेर बहादुर सिंह भी हैं। वह प्रगतिशील और प्रगतिवादी विचारधारा से जुड़े हुए कवि थे, और आजीवन उसी से ही जुड़े रहे, क्योंकि इन्होंने अपनी विचारधारा और जीवन में आए अवसरों का सम्मिश्रण नहीं किया कि थोड़ा सा लाभ उठाने के लिए अपनी विचारधारा को परिवर्तित कर दें, ऐसा उन्होंने नहीं किया, और जीवन भर वह उसी विचारधारा से ही जुड़े रहे। तो यही शमशेर के जीवन का एक प्रभाव था। ज्यादा इनके बारे में डिस्कशन अभी यहाँ पर हमारे पाठ्यक्रम की सीमा से बाहर हो जाएगा, और साहित्य के जो विद्वान हैं उनसे शब्द के चुनाव के संदर्भ में मैं क्षमा चाहता हूँ। जो आगे मैं शब्द प्रयोग करूँगा वह शायद इसकी गरिमा से परे हों, लेकिन क्योंकि मेरे विद्यार्थी सब उसमें सहज महसूस करते हैं वैसी भाषा में, तो मैं उसी का ही प्रयोग अपने आने वाला जो एक्सप्लेनेशन होगा, जो भी व्याख्या होगी, उसमें मैं सब प्रयोग करूँगा अन्य भाषाओं का, जिससे कि मेरे विद्यार्थी समझ सकें। और कोशिश यही है कि वो मुझे क्षमा करेंगे, और अगर कोई शब्द कठिन हो जाता है उसके लिए मैं अपने विद्यार्थियों से, जो उसको ना समझ पाए किसी शब्द को, तो उसके लिए मैं उस शब्द के चुनाव के लिए भी क्षमा कर सकता। तो चलते हैं, कवि की रचनाएं हैं। कवि की रचनाएं हैं काल तुझसे होड़ मेरी है, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका हूँ भी नहीं मैं। इस प्रकार से उनकी बहुत सारी कविताएं हैं, और रूपा में सहायक संपादक रहे। मनोहर कहानियां कवि इन्होंने सहयोग प्रदान किया। तो 1993 में, इन 1993 में कवि के अहमदाबाद में मृत्यु हो गई। तो ये था इनके जीवन का एक छोटा सा स्केच। एक चित्रकार और एक कवि के जीवन का यह एक छोटा सा वृत्तांत था। कहने के लिए काफी कुछ है, लेकिन वह समय से परे। अब बात करते हैं उषा के बारे में। भारतीय वाङ्मय में
और जो भारतीय संस्कृति है उसमें सूर्योदय से 2 घंटे पहले का जो समय होता है उसे कहते हैं उषा काल। वह है उषा काल। उस उषा काल के बारे में कवि ने सोचा है, और सच कहें तो वो एक इतना सुंदर प्राकृतिक दृश्य होता है उषा काल का कि हम अगर सुबह उठ के हम बाहर जाते, कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सुबह 4 बजे उठना चाहिए, तो शायद पुराणों ने ये बात कही है, पुराने लोग जो ये बात कहते आए हैं और हमें आज भी ये सब चीजें सिखाई जाती हैं, शायद इसीलिए कि उस समय का जो वातावरण होता है वह इतना पवित्र, एकदम होली होता है, एकदम सुंदर और खो जाने वाला वातावरण होता है। तो ऐसे उषा काल को कवि ने अपनी कविता का विषय बनाया है। तो उषा काल में जो प्रकृति के रंग होते हैं, प्रकृति का जो समय के साथ साथ उसमें जो परिवर्तन आता है वातावरण में उषा काल में, उस परिवर्तन को भी कवि ने इस कविता में लिखा है। तो सूर्योदय से 2 घंटे पहले से लेकर के सूर्योदय होने तक, यानी वो 2 घंटे का जो समय है, उस समय को कवि ने शब्दों में बांध कर एक गतिशील चित्र का निर्माण किया है इस कविता में। अब कविता क्या है, चलिए कविता कुछ ऐसी है। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर क्या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, सूर्योदय हो रहा है। कहते हैं तो इस कविता को पढ़ने के बाद ये नहीं कह सकते कवि कहता है। इसमें शब्दों के माध्यम से जो बिंब कवि ने बनाया है, तो हम कह सकते हैं कि कवि चित्रित करता है। तो कवि कहता है कि सुबह प्रात मौन, MORN मौन, जो मौन का टाइम होता है, जो उषा का समय होता है, एकदम तड़के सुबह। प्रात नभ था, सुबह जो आसमान था वह बहुत नीला था। प्रात नभ था बहुत नीला था। नभ मतलब आसमान, कि जो आसमान है वह बहुत नीला था। और किसके जैसे नीला था? शंख जैसे, शंख जैसे। अब अगर कवि को कंपेयर करना था तो ये भी तो कह सकता था कि जो स्काई था, जो आसमान था, वह बहुत नीला था, और इतना नीला था कि जैसे कुछ भी नीली चीज से कंपेयर कर सकता था। शंख से ही क्यों कंपेयर किया? अब इसमें भी हमें थोड़ा सा कवि के, क्योंकि कवि क्या है? चित्रकार है, और चित्रकला में शंख एक प्रतीक के रूप में प्रयोग होता हुआ आया है। काफी समय से शंख का जो है प्रयोग होता है, चाहे वो हमारे भारतीय कल्चर हो चाहे पाश्चात्य हो। चित्रकला में शंख को एक पवित्र वस्तु के रूप में माना जाता है, एक होली थिंग के रूप में शंख को ट्रीट किया जाता है। और साथ ही शंख वह प्रतीक है एक नई शुरुआत का। तो कवि
कहता है कि पुरातन नभ था बहुत नीला शंख के जैसा। जो आसमान है उसने एक महाशंख का रूप ले लिया है और वह एकदम नीला नीला हो गया है। भोर का नभ, अगले वाले इसमें कहता है भोर का नभ, कि सुबह का आसमान राख से लीपा हुआ चौका। अब जब हम सुबह के समय, जब हम मॉर्निंग पीटी के टाइम बाहर जाते हैं और कभी हम थोड़ा उससे और पहले मतलब चलते हैं, तो हम आसमान में देखते हैं कि हल्का हल्का सा जो है छोटा मोटा सा से बादल टाइप के लगे रहते हैं, ऐसे मॉइस्चर टाइप का, ठीक है, ब्लैक ब्लैक कलर का। तो उसको कभी देखता है और कहता है कि भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका। राख लकड़ी को जलाने के बाद जो बनती है चूल्हे में, ASH। तो वह कहता है कि जो आसमान है वह लगता है एकदम राख से लीपे हुए चौके की तरह। गांव में महिलाएं क्या करती हैं, महिलाएं पुरुष जो भी घर में सुबह सफाई का काम करते हैं, वो लोग जब अपने चौका, इसमें एक वर्ड आया है चौका, ठीक है, चौका का मतलब है यहाँ पर जो रसोई घर का फ्लोर होता है। संकीर्ण अर्थ में जो रसोई घर का फ्लोर होता है उसको बोलते हैं चौका। तो उसमें महिलाएं, गांव की जो महिलाएं होती हैं वह मिट्टी से उसको पहले घिसाई करती हैं चौका की, उस फर्श को ऐसे ऐसे करके मिट्टी से करेंगे। उसके बाद वह उसके ऊपर राख डाल करके, राख मतलब वही लकड़ी, चूल्हे लकड़ियों को जलने के बाद जो भस्म बनती है उसको उठा करके उसके ऊपर ऐसे ऐसे बुरक करके छोड़ देती है। तो सुबह का जो आसमान है वह एकदम शंख के जैसा है, बहुत पवित्र वातावरण है शंख के जैसा। और एक नए दिन की शुरुआत भी होने वाली है, उसका भी शंखनाद वह आसमान कर रहा है। और एक कभी जो सुनाई न देने वाला नाद है वह उसमें वातावरण में हो रहा है। और जो आसमान है उस पर जो हल्का सा मॉइस्चर है, हल्के से जो बादल पड़े हुए हैं, हल्का सा जो कोहरा टाइप का है आसमान में बिखरा हुआ, वो ऐसा लगता है जैसे रसोई घर के फर्श को किसी ने राख से लीप दिया, किसी ने राख से उस फर्श को लीप दिया। और वह जो लीपा हुआ है वह अभी गीला पड़ा है। और ध्यान रहे, अभी गीला पड़ा है तो ब्रैकेट में रखा है। ब्रैकेट में रखने का मतलब है कि कभी उसमें कुछ और अर्थ जोड़ना चाहता है, और वह अर्थ है अभी गीला पड़ा है, मतलब अभी ताजा है। तो सुबह का जो समय होता है उसकी जो ताजगी है, उस ताजगी को भी यह इंगित करता है, उसकी तरफ भी संकेत करता है कि सुबह के वातावरण की जो ताजगी है उसकी तरफ भी इस लाइन की तरफ से संकेत होता है। और आसमान में जो वह एक राख से लिपे हुए चौके वाली जो फीलिंग आ रही है, जो एक उसके जैसे जो तुलनात्मक बिंब हमारे मन में बन रहा है, राख से लिपा हुआ चौका उस समय के आसमान को देख के जो बन रहा है वह भी, और साथ में सुबह की ताजगी, दोनों का काम एक ही इस ब्रैकेट वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन से हो जाता है। आगे कवि कहता है, अब जब धीरे धीरे करके समय आगे आता है, जब हल्का हल्का लाल रोशनी जो है, हल्की हल्की लाल रोशनी वातावरण में आने लगती है, तो आसमान में एक अद्भुत सम्मिश्रण रंगों का स्वरूप बन जाता है। यहां से लाल रोशनी आती है और यहाँ आसमान का रंग जो है वो काला नीला है। और जब यह रंग आपस में मिलते हैं तो उसके मिलने से बनता है बैंगनी कलर। और उसके लिए भी कवि ने जो उपमान ढूंढ निकाला है वो भी गांव का ही है। गांव में अब जैसे शहर में होता है, अगर हमें कोई चीज पीसना है, जैसे हमें दाल पीसनी है,
तो हम मिक्सी में डालते हैं, उसे ग्राइंड करते हैं और दाल पीस जाती है। मसाला पीसना है तो हम उसमें क्या करते हैं, मिक्सी में डालते हैं, मसाला पीस देते हैं। लेकिन गांव में जब पहले मिक्सी नहीं हुआ करती थी, तो अभी भी गांव में बहुत सारे जगह हैं अभी भी जो इसको प्रयोग में करते हैं कि पीसने के लिए चौड़ा सा पत्थर होता था। उस ब्लैक कलर के चौड़े से पत्थर के साथ में एक गोल कलर का पत्थर भी होता था। सॉरी, इस चौड़े से पत्थर के साथ में गोल पत्थर होता था और उससे उस पत्थर में रख करके पीसा जाता था। तो जिसमें पीसते थे, जो नीचे का चौड़ा वाला पत्थर है इसको बोलते थे सिल, और ऊपर में जिससे रख करके पीसते थे गोल पत्थर उसको बोलते हैं वटा, सिलवटा। तो ऐसा लग रहा है जैसे ब्लैक कलर की सिल को किसी ने लाल कलर के केसर से धो दिया। तो ब्लैक कलर की सिल में जब लाल केसर से धोते हैं तो कहीं कहीं लालपन रह जाता है, और उस काले कलर की जो सिल है उसका जो वर्ण है वो अभी थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है और वो बनता है बैंगनी कलर का। यहाँ पर हमें याद रखना चाहिए कि शमशेर बहादुर सिंह मूल रूप से चित्रकार है, और वर्णों के संयोजन से क्या वर्ण बनता है उसकी स्पष्ट समझ कवि को थी। तो जब उन्होंने आसमान में इस प्रकार से रंगों के संयोजन को होते हुए देखा होगा तो उन्होंने उसे तुलना किया इस उपमान से, हमारे सिल वाले उपमान से। अब थोड़ा सा समय आगे चलता है, थोड़ा थोड़ा करके घड़ी आगे बढ़ रही है, टिक 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 कर रही है। तो वातावरण में भी चेंज आ रहा है, एनवायरनमेंट में भी चेंज आ रहा है, जो सीनरी है वो भी बदल रही है। अब थोड़ा लालपन ज्यादा हो गया है, जो लाल रोशनी है वह उसका अनुपात ज्यादा हो गया है। तो कवि कहता है कि स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, कि अब आसमान को देख के ऐसे लगने लग गया है कि जैसे किसी ने, जो आप हम में से कई लोग ऐसे हैं जो पुराने समय में कॉपी, जब बच्चे छोटे होते थे तो उनको लिखने के लिए एक पत्थर की बन जो स्लेट होती है, स्लेट अपने आप में एक वो है, पत्थर का ही रूप है, एक ब्लैक कलर का ऐसा करके एक पीस होता था, उसके चारों तरफ से लकड़ी लगी होती थी, और उसमें जो है एक खड़िया चौक टाइप की चीज से उसमें बच्चे लिखते थे और उसको मर्ज भी कर सकते, बोल्ड के जैसे होता था। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है सुबह को जो आसमान है धीरे धीरे करके जब उसमें लाल रंग की अधिकता बढ़ने लगी तो उसको देख के ऐसे लगने लग गया कि जैसे काले रंग की स्लेट में किसी बच्चे ने खड़िया को ऐसे ऐसे करके मल दिया, ऐसे ऐसे सारे काले उसमें जो है लगा दिया। यह जो लाल रंग लग गया है इसका मतलब क्या हो गया है कि आसमान में जो सूर्य के आने से पहले जो एक लाल रंग की रोशनी फैलने लगती है वह अब बहुत ज्यादा मात्रा में आ गई है। अब थोड़ा सा टाइम और आगे चलता है, घड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ती है, टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ता है और सीन भी थोड़ा सा आगे बढ़ता है, थोड़ा सा आगे की तरफ चलता है कि हाँ, इसमें क्या आगे चलता है कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो सूरज की रोशनी और उसकी टिमटिमाहट जो है कोने से बाहर निकलने लगती है, वातावरण में दिखाई देने लगती है स्काई में कि सूरज आने वाला आ गया हो। ठीक है, तो सनराइज जैसे ही होता है तो ऐसा लगता है कि नील जल में, नीला, कि नीले पानी में जैसे गौर झिलमिल देह किसी की हिल रही है, कि वह गौर वर्ण का सूरज जो सूर्य है जब वह आसमान में धीरे धीरे करके आता है ऊपर तो
आसमान हो गया ब्लू कलर का, नीले कलर का, उसमें सन जो है, जो सूरज है, वो है गोरे रंग का, एकदम गौर वर्ण का है, गोरे रंग का है। तो वह गोरे रंग का सूरज उस नीले रंग के आसमान के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे एक नीले रंग के स्विमिंग पूल, जब स्विमिंग पूल होता है ना, पानी का नहाने वाला जो कुंड होता है, तालाब होता है, जब उसको हम दूर से देखें तो नीला दिखाई देता है। जैसे हमारे अर्थ ऊपर से कैसे दिखाई देती है, समुद्र कैसे दिखाई देता है, नीला, है ना। जब हम मैप में कहीं दूर से किसी ओशियन को देखते हैं या लेक को देखते हैं तो कैसा होता है, नीला, ठीक है। ऐसे ही जब हम किसी स्विमिंग पूल को दूर से देखते हैं तो कैसा लगता है हमें, पानी का जो तालाब हो तो कैसा दिखता है, नीला। अब सोचो कि उस नीले रंग के जो तालाब है, उस तालाब में कोई एक गोरा आदमी, बहुत गोरा आदमी जैसे नहा रहा हो, तो उस समय जब सनराइज हुआ, जब सूर्य का उदय हुआ, सूर्योदय हुआ, तो उस समय में वह नीले रंग के आसमान, गोरे रंग का सूरज, जब गौर वर्ण का सूरज आया तो ऐसा लगा कि जैसे कोई स्विमिंग पूल में, यानी पानी के तालाब में, नीले रंग के पानी के तालाब में कोई गोरे रंग का आदमी नहा रहा हो। और अब कवि कहता है, और जादू टूटता है इस उषा का, सूर्योदय हो रहा है। अब सनराइज हो गया है, तो जो मॉन टाइम है, मतलब जो उषा का समय है, जो उषा को, जो सनराइज से पहले का जो समय है, उसका जो मैजिक है, जो जादू है, जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, वह अब धीरे 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 करके क्या होता है, पूर्ण होता है। वह जादू अब समाप्त हो गया है और अब सनराइज हो गया है, सूर्योदय